चलिए ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हुए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स का भी यूज होगा। ठीक है, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी यूज होगी और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले रैंक रैंक निकालना जानो। रैंक होता क्या है? सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ। यहाँ पर हम बात करें अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग क्या है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से मीनिंग से ये मतलब है कि नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो की संख्या ही क्या कहलाती है? ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब बहुत से बच्चों को लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ही क्लियर नहीं है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहानी समझ में आई सबको? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसे रो की संख्या को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझे कि अब पहले कुछ स्पेशल चीजें जान लो कि भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट रो क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट दो चीजें होती है, दो चीजें होती है बात यहाँ पर। ठीक है, अभी एग्जांपल से बात करेंगे, बट उसके पहले आप ये जानो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, दो चीजें होती है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट, तो सबसे पहले डिपेंडेंट नाम में ही समझ में आता है कि जो डिपेंडेंट मतलब एक चीज किसी दूसरे पर क्या हो, डिपेंड हो, उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। तो सपोज करो, मान लो आपके पास टू वेरिएबल है। ठीक है, मान लो आपने देखा एक्स और वाई दो क्या है, आर टू वेरिएबल है। कोई दो वेरिएबल है, ध्यान से समझते जाओगे भाई, और इनके लिए दो कांस्टेंट है, दो वेरिएबल हैं सच दैट, इस प्रकार से हैं कि ए गुणा एक्स करते हो, बी गुणा वाई करते हो तो आंसर जीरो मिलता है। कहानी समझ में आई? ए एक्स प्लस बी वाई करते हो इक्वल में जीरो आता है। अच्छे से समझोगे भाई, इस चीज को दोबारा बाद में समझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, दोनों के केस के लिए यहां पर भी सेम मीनिंग यही है। क्या करूंगा, यहां पर भी यही चीज लिखूंगा कि लेट एक्स एंड वाई आर, अभी मैं सिर्फ एक वेरिएबल के लिए बता रहा हूं, लेट एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल हैं, दो कोई वेरिएबल हैं, सच दैट, यहां भी वही केस, सच दैट कि ए एक्स प्लस बी वाई करते हो, ए इस पहले फर्स्ट वेरिएबल में कुछ नंबर का गुणा, सेकंड वेरिएबल में कुछ नंबर का गुणा करते हो, आंसर जीरो मिलता है। ठीक है, दोनों के केस के लिए जहां ए और बी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इफ इन केस अगर आपके पास और कोई रास्ता ही ना हो, इफ ए इक्वल जीरो, बी इक्वल जीरो, सिर्फ जीरो जीरो पुट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, देन हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं कि ये जो x और y है आपस में कैसे हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? इन केस ए और बी आपने उसको सॉल्व किया, अगर ए और बी की वैल्यू जीरो मिल जाती है तो हम इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है, इफ ए इक्वल जीरो ना हो,
b इक्वल 0 न हो, या फिर एक ठोक कोई भी नॉट इक्वल 0 हो, एक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वन, है ना, दोनों में से ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हो, एटलीस्ट वन ए या बी नॉट इक्वल 0 हो, तो भी हम बोल सकते हैं देन एक्स एंड वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। कुछ इक्वेशन से समझ में आया? लीनियरली क्यों बोल रहा हूँ, एक इसकी डिग्री 1 1 है ना, इस वजह से उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर में जैसे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये जो इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक मीन्स 2 हो जाता है, लीनियर मतलब जिसमें इसकी पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली कोई लीनियर वेरिएबल से कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है दो वेरिएबल का, एक्स और वाई का, अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दोनों को देखो ऐड करने पर 0 मिलता है, यहाँ पर भी ऐड करने पर 0 ही मिलता है। बट डिफरेंस क्या चीज का है, डिफरेंस इतनी सी चीज का है कि यहाँ पर जो है ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, या तो कोई एक भी 0 हो गया तो कोई दूसरा 0 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस एक्स और वाई को आपस में आप क्या बोलोगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलोगे, और यहाँ पर आप बोलोगे जब ए और बी 0 है तो उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई? तब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। क्या ये एग्जाम्पल्स इतना क्लियर है जितना बताया गया है कि जब a और b की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो इस वेरिएबल x और y को आप क्या बोलोगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, और जब a और b 0 ना मिले देन हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। अच्छा खासा एग्जांपल देंगे दोनों का। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, एक बात बताओ, y बराबर 2x लिख दिया हूं, क्या बोलना चाहते हैं, y और x के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, जल्दी बताओ। y इक्वल 2x लिखा हूं, इट मीन्स क्या है, ये x और y के बारे में आपस में क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक। जिनको नहीं समझ में आया इन कॉन्सेप्ट को भूल जाओ अभी, जिनको ये समझ में नहीं आया अभी भूल जाओ, अभी आपको यहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा, ध्यान से समझोगे, मान लो इधर बोलते हैं ना, ए जो पर्सन है वो बी पर्सन का 2 गुना है, बात समझे। ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी कोई दो पर्सन हैं, ए के बारे में बोल रहा है, ये जो है इस बी की एज से डबल है, ये मतलब यहाँ पर जो इसका एज है और इसका एज में, अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, बड़ा कौन है, लार्ज कौन है, ए की एज बड़ी है या बी की एज बड़ी है, कौन बता सकता है? एज बताओ, एज किसकी बड़ी है, ए की या बी की? ए के बारे में बोला है 2b, तो एज किसकी बड़ी है, जल्दी बताओ। बी का एज कैसे बड़ा होगा? बी अगर 5 साल का है बेटा, बी अगर बी की वैल्यू 5 साल है तो फिर ए कितने साल का होगा, 10 साल का होगा, डबल है ना, बात समझे। बी कैसे बड़ा होगा, अभी भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बी सर, बी बड़ा है, बी बड़ा है, अरे भैया बी कैसे बड़ा है, कहाँ हो आप हैं? बी कैसे बड़ा हो सकता है, ए के बारे में बोला है 2 × b लिखा है, मतलब बी अगर 5 वर्ष है, 5 years का है, तो ए कितने साल का हो जाएगा, 10 साल, उसका डबल है ना, ट्वाइस है, डबल है, तो ए की वैल्यू बड़ी है ना। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है ए जो है, बी की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपको ए क्या है, उस पर डिपेंडेंट है। ए की वैल्यू किसकी, बी पर डिपेंडेंट है, अगर बी पता चल गया तो ए ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी को हम शॉर्टकट में x इक्वल टू वाई लिखते हैं या y इक्वल टू एक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अगर y की वैल्यू आप 1 दोगे तो x ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, y की वैल्यू 2 लिखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 लिखोगे तो x की वैल्यू मिलते जाएगी। तो एक्चुअल में ये कौन क्या हो रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, इसको x माइनस 2y लिख सकते हैं, इक्वल 0 बना दो। यहाँ से देखो दोनों का सम 0 है, अच्छे से देखो रिप्रेजेंट करता है, एक की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सम करने पर आंसर 0 ही मिल रहा है। बट क्या ए और बी 0 है? नहीं जी, तो आपस में क्या बोलते हैं हम, एक्स और वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट, इनको हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। क्लियर है? यस या नो, जल्दी बताओ।
क्या इन वेरिएबल के बारे में आप क्या समझ सकते हो? इसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलोगे या इंडिपेंडेंट? समझ में आया कैसा होता है? जब एक वेरिएबल किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे आप लोग अभी बच्चे हो तो आप लोग डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पर, लेकिन आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंड नहीं है। आप लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हो, है ना? तो डिपेंडेंट, हाँ, जब पिताजी की जब या माँ की एज हो जाती है तो वो जो है डिपेंड हो जाते हैं, बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। ये दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो भाई। ठीक है, अगर ये डिपेंड है तो वो भी डिपेंड होगा, आज नहीं तो कल वो भी डिपेंड होगा। तो अभी बच्चे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन माँ बाप जो हैं वो अभी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट है उनको कुछ चीज करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों का जोड़ तो जीरो मिलेगा, लेकिन आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि ए और बी की वैल्यू को जीरो मिले। इसके एक एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल कैसा होगा? ऐसा होगा, देखो, आपके पास जैसे मान लो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल जीरो करते हो, और ए और बी खोजने पे मिल ही नहीं रहा है कि इनको जोड़ करने पर जीरो मिल जाए। तो ऑप्शन क्या है? जैसे अगर मैं ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं, यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया, सपोज किया, सपोज ये जो x की वैल्यू है मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, और y की वैल्यू को लिख दिया मान लो 0 लिख दिया, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई, समझ पाए? ए एक्स प्लस बी वाई किया हूं, एक्स को मैंने 1 लिखा, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, यहां से ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0। बात को अच्छे से समझो, लिख तो दिया मैं। अब ये बताओ, जोड़ करने पर 0 आ रहा है, तो आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को क्या चूज करोगे? बोलो, कौन बता सकता है इसमें? ए और बी की वैल्यू क्या रखा जाए कि सॉल्यूशन 0 मिल जाए? सॉल्यूशन बताओ, ए और बी के जगह क्या क्या पुट करूं कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए, सॉल्व करने पर 0 ही मिलना चाहिए। पहला केस, पहला केस है, अगर आप ए को 0 पुट करते हो बेटा और बी को 5 रखते हो, तब भी यहां सॉल्व करोगे इस इक्वेशन 1 में 0 ही मिलेगा। रख के देख लो, ए इंटू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0, सॉल्यूशन 0 मिल गया। यस या नो? ए 0 बी कुछ भी, वेरी गुड, ये जिसने कहा ये समझ गया। ए को 0 रखना पड़ेगा, बी को कुछ भी रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो क्या 0 0 पे भी तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? 0 0 पे भी तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? बी इक्वल 0, ए इक्वल भी 0। हाँ हाँ, नहीं नहीं बोलो, 0 0 पर भी सेटिस्फाई है, लेकिन इस पर सेटिस्फाई से मतलब नहीं है। ऐसे नंबर मिल रहे हैं, देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही रखोगे। आप ए को 0 रखो, लेकिन बी को आप कुछ भी रख दो, 3 2 1 2 कुछ भी रख सकते हो। तो एक ठोक भी, मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था, अगर एक भी ऐसा मिल गया जो नॉट इक्वल 0 है, तब भी वो आपस में लिनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। बात समझे? इसका मतलब यहां से हम इस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, ये एक्स और ये वाई आपस में कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये जो एक्स और वाई हैं आपस में कैसे होते हैं? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं हो, सपोज करो मैंने यहां पर दूसरा एग्जांपल अगर दिया जाए, जैसे मान लो, जरूरी नहीं है, ये तो सारी वेरिएबल पर काम चल रहा था, ये सभी क्या है? वेरिएबल पर काम चल रहा था। ठीक है, कभी कभी होता है कि जो है मैंने ले लिया ए को 1 और बी को ले लिया x। अब बोलो क्या होगा? a इंटू, मतलब यहां पर x और y जो लेते हैं ना, तो a.1 प्लस b.x लिख दिया। अब बोलो a और b की जगह क्या रखा जाए कि आंसर 0 मिले? ऑप्शन बताओ। a.1 प्लस b.x इक्वल 0 है, ये x ही है, x की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ x है, और ये 1 है। अब बोलो इनका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? a और b की जगह क्या रख सकते हो? अगर आपको लगता है कि सिर्फ 0 ही 0 इसका सॉल्यूशन, अच्छे से देख लो, दिख रहा है, जब तक आप a की जगह 0 और b की जगह 0 नहीं रखोगे, इसका सॉल्यूशन 0 नहीं मिलेगा। तो ये एक ही ऑप्शन है। अब आप कुछ भी रख सकते हो, रख के देख लो, 0 मिलेगा ही नहीं। 0 बनने का एक ही रास्ता है, सिर्फ a इक्वल 0 और b इक्वल 0। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोले? तो कौन कौन? इसके बाजू वाला 1 एंड x क्या बन गया? r
लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ए वन और एक्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वन और एक्स आपस में कोई लेना देना नहीं है, वन का एक्स से कोई रोल नहीं है, ये वन है ये एक्स है, दोनों को जोड़ 0 मिल रहा है। कहानी समझ में आई? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ 0 0 ही उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसके जो बाजू वाले वेरिएबल होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। आ गया सभी को समझ में? जब आपको लगे कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन, तो भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ऑप्शन है तो डिपेंडेंट है। आप कहीं जा रहे हो, पार्टी में कुछ खाने जा रहे हो, आपको सामने वाले ने ऑप्शन दे दिया है, रसगुल्ला खाओ, पेड़े खाओ, लस्सी पियो, जूस पियो, बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो ये सब डिपेंडेंट है ना आपस में, कुछ भी खा सकते हो। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है, तो भैया वही खा के आना है, इंडिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। सामने वाले ने सिर्फ रोटी दे के बोला है, नहीं भैया रोटी खिलाएंगे आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आप उन पर डिपेंड हो गए ना। बात समझे कि नहीं समझे? जब एक ही ऑप्शन मिले तो इंडिपेंडेंट, और एक से ज्यादा मिल जाए तो डिपेंडेंट, वहां पर अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है एक चीज को। तो अब जो कहानी क्या समझ में आती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो आप लोग समझ गए हो। ठीक, अब आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? सपोज कोई मैट्रिक्स है, अब देखिए ये तो मैंने वेरिएबल पर चलाया था, अब जरूरी नहीं है वेरिएबल पर चलाऊं, अब जरूरी नहीं है वेरिएबल पर चुनाव। देखो अब मैं अब दूसरा चीज दे रहा हूं, अगला एग्जांपल्स। मैंने x को लिख दिया 1 0 0, ठीक है, y को मैंने लिख दिया 0 1 0, ठीक, और z को लिख दिया 0 0 1। बात समझे? अच्छे से समझोगे भाई? दोनों में li लिख दिया गया है, किधर? वन और x जो है li है, ये ld है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक li है एक ld है। ठीक है, अभी मेरी बात को समझो। x मैंने क्या नाम दे दिया है, ये y मैंने दे दिया है, ये z मैंने दे दिया है। ये जरूरी नहीं हर बार नंबर पे ही काम किया जाता है, नंबर के अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x y z समझ गए? मुझे इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट देखना है या डिपेंडेंट देखना है? और पहला रूल, भैया इसमें कुछ नंबर का गुणा करो, a इंटू एक्स, b इंटू वाई और c इंटू जेड करो, आंसर 0 ही आना चाहिए। ये तो केस होना ही चाहिए। इन केस अगर a b c के और कोई अलावा ना हो 0 0 पुट करने के, तब ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, a अपने जगह है, x की वैल्यू क्या है 1 0 0, b अपने जगह है, c y की वैल्यू कितनी है 0 1 0, प्लस c अपने जगह है, z की वैल्यू 1 0 0 1 है, और इक्वल में बच्चा 0 0 मीन्स 0 0 0। तीन वेरिएबल है ना, तीन वेरिएबल है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इसको ऐड कैसे करते हैं कंपोनेंट वाइज? इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हो तो तीनों में जाएगा, ये भी तीनों में जाएगा, ये भी तीनों में जाएगा। मल्टीप्लाई करो क्या क्या मिलेगा? a इंटू वन ए इंटू 0 0 0 ही मिलेगा। क्लियर है? अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो 0 b 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 0 c बराबर में इक्वल में 0 0 0 मिलेगा। आया समझ में? ऐड कैसे करते हैं इनको? फर्स्ट कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। ये सारा चीज आप लोग वेक्टर में सीखे हो, आई जे के रहता है, तो इसको ऐड कैसे करते हैं? कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। तो मतलब ये ऐड होगा, ऐड करो तो a प्लस जीरो ऐड होएगा तो a ही मिलेगा। 0 प्लस बी प्लस जीरो करोगे तो b ही मिलेगा। 0 प्लस सी ऐड करोगे तो c ही मिलेगा। इक्वल में क्या चल रहा है 0 0 0। बेटा एक बात बताओ, कंपेरिजन ऑन बोथ साइड, कंपेयर करो तो क्या क्या कंसेप्ट मिल रहा है? कंपेयर करने पर आपको देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जा रही है। a b c की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यहाँ से क्या मिल गया? a की वैल्यू 0 ही मिलेगी, b की वैल्यू 0 ही मिलेगा, c की वैल्यू भी 0 ही मिल रही है। a b c तीनों 0 0 मिल रहा है। बात आई समझ में? जब a b c तीनों 0 मिल जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग, आंसर 0 मिल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो ये आपस में कैसे बन जाते हैं? li बन जाता है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ये li है। क्यों li है? क्योंकि इनको सॉल्यूशन देने वाला और कोई नंबर नहीं है जीरो के अलावा। जब तक आप जीरो पुट नहीं करोगे, राइट साइड का जीरो नहीं आने वाला है। कम क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस या नो, जल्दी बताओ। अच्छा अब मैं एक आपको डिपेंडेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझोगे। एक एग्जांपल दूंगा डिपेंडेंट का, सेकंड एग्जांपल।
एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने x लिखा 1 2 3, y लिखा -1 2 8, z लिखा 2 4 6। ठीक है, मैंने ये एक्स वाई जेड दे दिया रेंडमली। चेक करना है कि क्या ये एक्स वाई जेड आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। क्या हमको चेक करना है? फर्स्ट चेक करो कि एक्स वाई जेड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। फर्स्ट चेक करने के लिए प्रोसेस वही है कि a गुणा एक्स प्लस बी गुणा वाई प्लस सी इंटू जेड करने पर 0 आना चाहिए। फर्स्ट तो यही कहता है कि ये इक्वेशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, ये इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। अब आपको ए बी सी बस खोजना है। इन केस ए बी सी की वैल्यू 0 मिलेगी तो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर इनमें से किसी की भी एक वैल्यू मिल गई ए बी सी तो ये जो है आपस में डिपेंडेंट हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। ए के जगह तो नंबर है, वही तो फाइंड करना है। एक्स तो पता है ना आपको, 1 है 2 है 3 है। बात आई समझ में? बी नहीं मालूम है, वही तो फाइंड करनी है। वाई की वैल्यू कितनी है? -1 2 8 है। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? सी अपने जगह है, 2 4 6 है, 2 4 6 है। बेटा इस 0 का मतलब 3 टपल के फॉर्म में चल रहा है तो 3 0 0 0 रहेंगे, इसको टपल बोलते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स के फॉर्म में चलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या मिलेगा? ए फिर 2a फिर 3a, ऐसा। इधर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा? -b 2b 8b। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2c 4c 6c, राइट साइड में 0 0 0। ऐड कैसे करते हैं? तो a पहला वाला -b प्लस 2c, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला 2a प्लस 2b, यहां से 4c, 2a प्लस 2b प्लस 4c बीच बीच वाले। थर्ड वाले प्लेस के 3a प्लस 8b प्लस 6c इक्वल में 0 0 0। ठीक है, ये बताओ कंपेयर जैसे ही करोगे, बोथ साइड का कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? जैसे हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला इक्वल 0 0 के होगा। 0 0 0 चल रहा है तो a माइनस बी प्लस 2c इक्वल 0 मिलेगा। यहां से 2a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल में 0 मिलेगा। यहां से 3a प्लस 8b प्लस 6c इक्वल 0 मिलेगा। अब इनको आपको सॉल्व करना, 3 इक्वेशन मिल गए, इन तीनों को सॉल्व करो, एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। और इनको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? ए बी सी को सॉल्व करने कुछ घटाओ बढ़ाओ, देखो क्या किया जा सकता है। यहीं से निकाल लो, क्रैमर रूल लगा दो। पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व कैसे करना? सबसे सिंपल तरीका, ए लिखो फिर यहाँ -b लिखते हैं, यहाँ पर c लिखते हैं, ए बी सी ऐसा कैलकुलेट कर लो, सबसे बेटर। उसके पहला पॉजिटिव सेकंड निगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम रूल बोलते हैं जो। ठीक है, क्रॉस क्रॉस रूल। अब ए वाले में क्या रहोगे? ए को हाइड करके इसके कोफिशिएंट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, तो कितना आएगा? -1 इंटू 4 -4, बीच में माइनस लगता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, बी वाले में देखो, बी वाले को हाइड करोगे 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 यानी कि 4, बीच में माइनस लगता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, बी को बी में जिस पोजीशन पे ले रहे हो बी वाले में बी को हाइड कर देना है, तो सिर्फ ए और सी वाले का मल्टीप्लाई करना है जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं। फिर 4 माइनस कितना है? बी को हाइड करेंगे तो 4 -4, अच्छा सी वाले में लेंगे तो 2 इंटू 1 2, फिर +2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। तो a डिवाइड बाई कितना है? -8, माइनस बी अपॉन में ये आ गया आपका 0, सी अपॉन में आ गया 4। बी वाले में क्या करना है? बी वाले में क्या करना है? बी को हाइड करना है, इसका a इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 4 करोगे तो 1 इंटू 4 4 हो गया, माइनस लगाते हैं, फिर 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये जो है 4 - 4 हो जाएगा। उसके बाद यहां से सॉल्व कर लो,
क्या लगता है आपको? 2 से भाग कर सकते हो, 4 से भाग कर दो, -4 से भाग करोगे तो ये जो है 4 से कटेगा, तो 4 2 जा 8, ये b/0 ही मिलेगा, ac/ जो है माइनस में आ जाएगा, कितना 1, 4 से मैंने भाग कर दिया, 4 से कम कर दिया, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी मिल गई? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। चेक करके देख लो क्या ये तीनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या ये ए बी सी की वैल्यू को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तीनों को सेटिस्फाई करेगा। देखो ए के जगह 2 डाला, बी के जगह 0 डाला, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो यहाँ से कितना आएगा 2, और ये कुछ मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा हाँ, सी की वैल्यू को ये माइनस से भाग कर रहे हो तो माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो सी की वैल्यू जो है माइनस में मिलेगी। अब देखिए, अब रख के देखिए, ए बी सी के जगह रख के देखिए, ए के जगह 2, फिर बी के जगह 0, सी की वैल्यू -1, तो कितना होगा 2 - 2 0 हो गया, सेटिस्फाई किया। यहाँ रख के देखो 2 × 2 4 प्लस 2 × 0 0 हो गया, 4 × -1 तो -4, यहाँ से +4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6, और यहाँ से 6 6 - 6 0। क्या ये ए बी सी सेटिस्फाई किया? यस या नो, जल्दी बताओ। क्या ये ए बी सी इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ए बी सी की वैल्यू तो ये मिल गई। अब जरूरी नहीं है बेटा ए बी सी की वैल्यू यही होगी, आप देख लो अच्छे से, ए के जगह आप 4 डाल दो, बी के जगह 0 डालो, सी की वैल्यू को -2 डाल दो, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आप देखोगे ए के जगह 8 डाल दो, बी के जगह में 0 डाल दो, सी के जगह में -4 डाल दो, तब भी 0 हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? ए बी सी के जगह इतने सारे नंबर, बहुत सारे नंबर को रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, तो मैंने -1 से बेटा -1 से भाग कर दिया है ना, आप नहीं ध्यान दे रहे हो। मैंने माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस काट दिया, तो यहाँ माइनस लगा दिया। तो मैं, अगर आप यहाँ दोनों माइनस लगाओगे तो यहाँ नहीं लगाओगे, बात एक ही चीज है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी डाल दो, आप लो डाल दो, ए के जगह -2 डाल दो, बी के जगह 0 डाल दो, सी के जगह 1 डाल दो, तब भी आंसर 0 मिलेगा। इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप ए के जगह -4 डाल दो, बी के जगह 0 डाल दो, सी के जगह में 2 डाल दो, तब भी सेटिस्फाई करेगा। ये 0 हो रहा है, आप रख के चेक कर सकते। क्या लग रहा है इतने सारे ऑप्शन है? अच्छा सिर्फ क्या यही ऑप्शन है? अरे बेटा ये भी तो ऑप्शन है, ए के जगह 0, बी के जगह 0, सी के जगह 0, ये भी एक अपने आप में एक है। लेकिन सिर्फ यही होता, इसके अलावा नहीं होते तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, बट इतने सारे ऑप्शन है, इसका मतलब ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट है आपस में। एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बेटा, इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट, एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है इसका मतलब ये जो है क्या है? आपस में लीनियरली डिपेंडेंट। वैल्यू नहीं निकल पा रही है लोगों से, चलिए आइए हम समझ आते हैं। सिर्फ इन दोनों को पकड़ो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 1 एंड 2 को चेक करना है। रूल होता है, यहां देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी सब में होना चाहिए। पहला केस ए बी सी तीनों में होना चाहिए। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है, चलो आप समझा देते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0 होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने दे दिया A1 B1 C1, यहाँ पर दे दिया A2x B2y, ध्यान से समझोगे भाई, C2 Z इक्वल में 0। ऐसा एक्स वाई जेड दिख रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं? पहले x वाला लिख दो, फिर y वाला लिख दो, और माइनस में और z वाला लिख दो। ये तीन चीज किया जाता है। एक्स वाई जेड है, अगर यहाँ नंबर होता, जेड नहीं होते तो 1 लिखा जाता है। एक्स के नीचे में इसको हाइड करोगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1। कहानी समझ में आई कि नहीं? b2 इंटू c1 ऐसे करना है, ऐसे करना है। अच्छा y वाले में y को हाइड कर दो, a1 c2 माइनस a2 c1, सब पढ़ा गया है बचपन में, a2 c1। फिर z वाले में गैप करोगे, a1 b2 माइनस a2 b1। बस कहानी समझ में आ गई। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करना है, लाइन से अल्टरनेट सिंबल रखने हैं। नीचे में एक्स को हाइड करो, वाई में वाई को हाइड करो, जेड में जेड को हाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यस या नो, जल्दी बताओ।
अभी ये बताओ, ये चीजें समझ में आ गई, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशन को मैंने यहाँ सॉल्व किया, ये दो इक्वेशन को पकड़ा, आप ये दो ले लो, पहला तीसरा ले लो, कोई भी दो रैंडमली कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ना है। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा मैंने, तो मुझे एबीसी की वैल्यू मिल गई। एबीसी की वैल्यू मिल गई, सीधा बोल दो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अगर सिर्फ 0 0 मिलता, एक ही ऑप्शन था, तब वो इंडिपेंडेंट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, 10th क्लास में सब चीजें सिखाई गई है। अब आ गया सभी को समझ में, आ गया कि नहीं है? देखो ये तो होगा ही होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या हो गया, अरे अभी देखो तो सही, ये तो ऑलवेज होगा, इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही होता तो इंडिपेंडेंट, और इसके अलावा बहुत सारे हैं तो डिपेंडेंट। बात आई सबको समझ में कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। जिसके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था, तो वो इंडिपेंडेंट बन जाता। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, देखो इतने सारे ऑप्शन पे भी काम बन रहा है। जब काम बन रहा है मतलब ये जो है आपस में कैसे हैं, डिपेंडेंट है। इन चीज को आपस में क्या बोलोगे, डिपेंडेंट। यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? सबको बोलो, सबको समझ में आ गया? ये जो वेक्टर्स हैं इनको अब वेक्टर्स पढ़ा जाता है। अब ये एक्स वाई जेड नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, अब इनको हम वेक्टर्स कहते हैं, या फिर रो बोल दो। देखो 3 मैट्रिक्स, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैट्रिक्स में 3 बाई 3 है, तो ये 3 बाई 3 का होगा, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसको R1 R2 R3 भी बोल सकता हूँ। तो 3 रो हैं, इनको आप रो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 R3 है। सबको आया समझ में? अब बोलो इसका सॉर्ट। अरे सर इतना महंगा टाइम लगाएंगे एग्जाम में, कैसे करेंगे एग्जाम में, कैसे करेंगे एग्जाम में? तो भैया इधर समझो, इतना तामझाम नहीं किया जाता है। जब आप इस चीज की जानकारी रख लोगे तो ऐसे आंख बंद करके दिख जाएगा, 1 2 3 है, 2 का गुणा कर दो, 2 4 6, डिपेंडेंट हो गया इस पर। ये इसका डबल है, डिपेंडेंट हो गया। वो एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू में रिलेशन दिख रहा है, एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू में रिलेशन यही है कि ये इसका डबल है, बस एक ठोक भी हो गया डिपेंडेंट में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। एक्स इक्वल टू एच जेड बोल सकते हो। एक्स इक्वल टू जेड मिल गया, लीनियरली डिपेंडेंट है, चेक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे ही चेक कर सकते हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यस या नो, जल्दी बोलो। तो अगर मैं, अब बात करते हैं मैट्रिक्स की दुनिया में आते हैं। अगर यही चीज को मैं मैट्रिक्स में दिया होता, इसी को एक मैट्रिक्स बना देता 3 बाई 3 का, फिर मैं बोलता बताइए इसकी रैंक कितनी होगी, तो क्या इसकी रैंक 3 होगी? क्या इसकी रैंक 3 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक रो तो इसमें इस पर डिपेंडेंट हो गया, तो इसकी 3 रैंक तो नहीं होने वाली है। बात समझे कि नहीं? डेफिनेशन क्या लिखाया था मैं? डेफिनेशन बेटा, रैंक की डेफिनेशन आज का पहला पेज पे आ जाओ। रैंक की डेफिनेशन यही लिखा था, नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो की संख्या ही क्या कहलाती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने अभी 3 रो दिया था, तीनों रो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो इंडिपेंडेंट कौन है? सिर्फ 2 रो। कोई भी 2 रो जो है आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसकी रैंक जो बनती वो 2 होती, 3 नहीं होती। आ गया सबको समझ में? आ गया सबको समझ में? ये था कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेटा, ये कॉन्सेप्ट था ये मत समझो कि ये जो है ऐसे ही ले लेंगे, इसको हल्के में ले लेंगे। ना ना, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? तो ये जो है अभी जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ये तो कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हम चेक करते हैं कि वो जो है रैंक इसकी क्या हो गई। लेकिन अभी बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो आपको सिखाया जाएगा, ऐसे तामझाम नहीं करना सीखेंगे, ठीक है? किसको समझ में नहीं आया, क्या चीजें समझ में नहीं आई ये बताओ। बोलो भाई। ठीक ठीक है, उसको भी आप चेक करोगे ना, जैसे आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो इसमें भी कोई 2 रो को पकड़ोगे ना, ये 2 तो दिख रहा है कि भैया तीनों लेने पे पता चल गया ये क्या हो गया, कि क्या है, कि ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट बन गया। तो हो सकता है कोई 2 लो, मैं भी श्योर नहीं हूं, कोई 2 लेके चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 ठो लिया था, कोई 2 2 लेके चेक करना पड़ेगा कि भैया ये जो है कोई 2 लेने पे काम बन रहा है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तब वहां पर जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लगेगा। डायरेक्ट आप नहीं बता सकते। 2 होगा गारंटी नहीं है, 2 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अभी श्योर मत बनो कि ये पता चल गया कि यार 2 ही होगी, 2 रैंक नहीं होगी, 1 भी हो सकती है।
ए कभी हो सकता है कि कोई दो रो को उठाए, आपने एक्स और वाई को हल किया, ये एक्स है ये वाई हल किया, आपको क्या मिल गया, अगर डिपेंडेंट मिल गया तो फिर तो ए कभी हो जाएगी, है ना। तभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ, 3 तो नहीं होगी ये बता सकता हूँ। अब इस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो नहीं होगी, बाकी 2 भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। इफ ए इज नॉट नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चों बताओ, नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जल्दी बता दो। देन रैंक ऑफ ए रैंक, अगर ए कोई नल मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन या इक्वल होगी 1 से, 1 या 1 से बड़ा होगा रैंक, कभी भी 0 नहीं होती, निगेटिव में रैंक नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती फर्स्ट, एक तो निगेटिव रैंक नहीं होती और दूसरा 0 भी नहीं होता है, 0 सिर्फ नल मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, ऐसा रो बना दो और ए लिख दो, इसको रो बना दिया ए, तो रैंक ऑफ ए को डिनोट करने का तरीका क्या होगा, रो ऑफ ए। रैंक कभी भी निगेटिव नहीं होती और 0 भी नहीं होता, सिर्फ 0 किसका होता है, अगर मैं बोला सेकंड देखते जाओ भाई, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। इफ मैंने बोला बेटा रैंक ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है इसकी रैंक 0, अरे आंख बंद करके बता दो, देन सीधा ए इज नल मैट्रिक्स, ए इज नल मैट्रिक्स, सिर्फ नल मैट्रिक्स का ही रैंक 0 होता है, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होती है नल मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 है तो हम सीधा बोल सकते हैं वो जो है नल मैट्रिक्स है। आइए अब हम दुनिया के बारे में रिसर्च करें, दुनिया में कैसा होता है, इसी चीज को हम वर्कली कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप एक शॉप खोले हो, ध्यान से देखोगे, ठीक है, आपका कोई शॉप है और उस शॉप में आप जो है एक प्रोडक्ट यूज करते हो, आटा, ठीक है, आटा यूज करते, जो रोटी बनाते हैं ना आटा यूज करते हैं, तो आपके पास क्या है, आटे से ही आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, लाइक रोटी भी बना के बेच रहे हो, ठीक है, आप आपके शॉप में रोटी भी बिक रहा है, आटे से ही आप पराठा बनाते हो, ठीक है, आटे से ही आप जो है मान लो समोसे बनाते हो, आटे का समोसा, ठीक है, चलो 2 ही प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आटे से आपके शॉप में आटा एक प्रोडक्ट है, इससे 2 चीजें बना रहे हो, पराठा भी बनाते हो रोटी भी बनाते हो, एक और ले लेता हूं पूड़ी, ठीक है, पूड़ी भी आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, 3 चीज बना रहे हो, अच्छे से समझोगे इस चीज को। एक शॉप है आपकी, आपके शॉप में आटा यूज हो रहा है, आटे से आप 3 चीजें बना रहे हो, रोटी पराठा रोटी बना रहे हो, पूड़ी बना रहे हो। दूसरा एक और है आपके पास, राइस, चावल, चावल से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक, वो चावल ही बनता है मान लो, चलो इसमें भी 2 वैरायटी डाल दिया, एक है आपका क्या जो है एक बना दिए जो है, क्या बोलते हैं उसको, सादा चावल राइस, चलो ठीक है, सिर्फ चावल एक ही है, चावल ही मिल रहा है, ऐसा है, होटल है आपका, शॉप है। अब मेरी बात को समझना, आपके पास शॉप है, आपके पास 2 ही चीज है, क्या क्या है, आटा है चावल है, तो अगर आप शॉप में हो, अगर मैं बोलूं आपके पास जो प्रोडक्ट है जो आप बन रहा है, ये जो पूड़ी है चावल पराठा जो भी है, ये आपस में कैसे हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, भैया इनके बीच में रिलेशन बताओ क्या है। तो ये चीजें सारी सारी डिपेंड है किस पर, आटे पर ना, ये सारी चीज किस पर डिपेंड है, आटे पर। इसका मतलब ये है कि इसके दुकान पर एक्चुअल में सिर्फ 2 ही चीज है, आटा और चावल। इसके दुकान पर कितनी चीज है, मात्र 2 ही चीज है, क्या क्या, आटा है और चावल है, वो इन्हीं से कुछ और वैरायटी बना रहा है, इन्हीं से कुछ और वैरायटी बना रहा है, बट इनके दुकान में पूरा सिर्फ क्या मिलेगा, आटा और या फिर चावल, 2 ही है, तो इसकी रैंक कितनी बनेगी बेटा, इसके दुकान में माल कितना है, सिर्फ 2 ही आइटम है, 2 से वो बहुत सारी चीज बना रहा है, लेकिन
मेन चीज क्या है, दो, चावल है और आटा है, तो इसकी रैंक कितनी बनेगी, दो बनेगी। बहुत सारे बना रहे हैं इनके सामान में, आपको भी बोलेगा अरे यार इसके दुकान में दो चीज नहीं है, पूड़ी भी है, एक दो तीन चार चीज मिल रहा है, इसका मतलब इसकी रैंक चार नहीं होगी। ये सारे डिपेंडेंट है इन पर, और ये अकेला है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, दो होगी। क्या सबको समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से रैंक का क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है। रैंक का मतलब होता है आपके पास क्या अलग अलग चीज आइटम है, उनको कलेक्ट कर लो, वही उसकी रैंक होती है, और वो उससे जो चीजें मिलकर बन रही है उनको काउंट नहीं किया जाता है रैंक में। बात आई समझ में कि नहीं, जल्दी बोलो। मान लो आप मोबाइल का शॉप खोल के बैठे हो, मोबाइल के शॉप में अगर आपके पास सिर्फ जो है, आप जो है मोबाइल का किसी के पास शॉप है, ठीक है, अब वो जो है सैमसंग और एलजी और जो है रेडमी, रियलमी, ठीक है, ये सारे बेच रहे हैं, एक आईफोन बेच रहे हैं, उसके पास अब कितने सारी वैरायटी है, बोले भैया इसके पास सैमसंग भी है और एलजी भी है और रेडमी है, रियलमी है और आईफोन भी है, इतनी सारी फोन है इसके पास, मतलब इसके पास रैंक कितनी हुई, एक दो तीन चार पांच। वो हो सकता है इसके छोटे छोटे फोन अलग भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के, इसके सैमसंग के 1 2 3 4 बहुत सारे हैं, जैसे रेडमी के 1 2 10 9 प्राइम वगैरह वगैरह जो भी होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। टोटल वैरायटी कितने हैं, एक दो तीन चार पांच। अगर आप सिर्फ एलजी के शॉप में गए हो बेटा, अगर आप एलजी के शॉप में गए हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एलजी का ही फोन होगा, आगे पीछे और कुछ भी चीज नहीं होगी, तो उसकी रैंक कितनी हो गई, पूरे दुकान में सिर्फ क्या भरा होगा, एलजी का ही भरा होगा। प्रोडक्ट एक से डिपेंड बहुत सारे हो, तो इसकी रैंक कितनी बनेगी, ये सिर्फ माल एक ही चीज का बेच रहा है वो, इस वजह से इसकी रैंक कितनी बनेगी, एक बनेगी। एक रैंक का है ये, बहुत सारे रैंक होंगी इसकी। बात आई समझ में कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, रैंक का मतलब क्या है, हमको क्या करना है, अलग कैसे करना है, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, एक्चुअल में रैंक क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो अलग अलग कैटेगरी के हैं जिनसे कुछ चीजें नहीं बनती है, वही रैंक होती है। जैसे इसमें देखो कितनी रैंक है, तो इसकी रैंक एक दो तीन चार पांच, जितने अलग अलग वेराइटीज हैं उनको हम रैंक बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बोलूँ इस आपके बोर्ड में क्या दिख रहा है, एक बोर्ड है और एक पेन है, मैं दो चीज का यूज कर रहा हूँ, एक बोर्ड और एक पेन, दो चीज का यूज कर रहा हूँ, मतलब रैंक कितनी हुई इस पूरे में, रैंक कितनी हुई, दो। एक पेन का यूज कर रहा हूँ और एक ये चीज का यूज कर रहा हूँ। अब बोर्ड के अंदर मैं बहुत सारी वैरायटी यूज कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, यूज किसने का कर रहे हो आप, उसी चीज को रैंक बोलते हैं। अभी देखते जाओ, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट में है अभी हम लोग, ठीक है। तो रैंक समझ में आ गया, एक तो कभी जीरो नहीं होता, अगर रैंक जीरो हो गई तो उसकी रैंक कितनी हो गई बेटा, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नल मैट्रिक्स के अलावा किसी भी दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स का रैंक जीरो नहीं होता है, एक तो एटलीस्ट होती ही है, ठीक है। इसका मतलब हम मान लो अगर ए कोई जो है, ध्यान से समझो, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का है, तो देन रैंक कितनी होगी इसकी, और ये जो है नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट नल मैट्रिक्स, नॉट नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं है, तो देन इसकी जो रैंक होगी वो ऑलवेज एक या एक से बड़ा, लेकिन एन और एन से छोटा, कभी भी रैंक उसके ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर ऐसा लेते हो, ए कोई जो है एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा, तो इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक तो एक हो सकती है या एक से बड़ा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगा एम और एन में कौन है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं मिनिमम, यानी कि जो रो और कॉलम में देखना पड़ेगा कि कौन है, दोनों से कभी भी एम और एन से बड़ा नहीं हो सकता है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि एम और एन से क्या बड़ा नहीं हो सकता, मतलब यहां बोल सकते हो मैक्सिमम ऑफ एम और एन, ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम होगा वही, उससे बड़ा कभी नहीं बन सकता इसकी रैंक। बात आई समझ में, तो ये चीजें आप लोग को रैंक का मतलब सिर्फ समझाना था, कॉन्सेप्ट की रैंक एक्चुअल में था क्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रो की संख्या को ही हम रैंक बोलते हैं। तो अब मैट्रिक्स में कैसे होता है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला, बाई डिटर्मिनेंट्स,
पहला डिटरमिनेंट्स का यूज करके आप रैंक फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका सामने वाले जो देंगे वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले ने क्या देगा, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग डिटरमिनेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन पहला केस, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, बोल दो, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का कोई क्या है मैट्रिक्स। देन डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट किया, ध्यान से समझते जाओगे भाई। डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करो, ए का डिटरमिनेंट्स, इनकेस इसका डिटरमिनेंट्स जीरो नहीं आया, अगर डिटरमिनेंट्स जो है जीरो नहीं आया, ध्यान से समझिएगा, हाँ उसको भी समझाऊंगा अभी, अभी पहले कॉन्सेप्ट स्क्वायर पे आ जाए फिर हम नॉन नॉन स्क्वायर पे आएंगे। ठीक है मैंने कहा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है, देन डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करो, क्या मिला, जीरो नहीं मिला। जीरो नहीं मिलना का मतलब यही होता है बेटा, जीरो नहीं मिला, इसका मतलब हम बोल सकते हैं देन ए की जो रैंक होगी वो कंफर्म हो गई, एन होगी, ए की रैंक कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। यानी कि अगर ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, तो जितना उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक होगी, क्या होगी, वही उसकी रैंक हो जाएगी। बात आई समझ में? एग्जाम्पल भी देते जाओ साथ में, एग्जाम्पल दे दो। अभी जो मैंने दे दिया, मान लो ए कोई मैट्रिक्स बनाया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिख रहा है कितने बाई कितने का है, 3x3 का है, ठीक है दिख रहा है। क्या लगता है ये रो इस पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं, ये रो रो देखो आपस में रो अलग अलग हैं। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा बेटा 3, 1 2 3, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। जीरो आया क्या, नहीं आया। नहीं आने पे इसकी रैंक कितनी होती है, जो इसका ऑर्डर होता है वही उसकी रैंक होती है। इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। इन शॉर्ट अपने शब्दों में बताऊं, जो पिछले में बताया अभी जस्ट प्रीवियस, अभी क्या बताया, नॉन जीरो रो पाता है आपको, ये रो आपस में, इस रो को देखो, इस रो को चेक करो, आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, यहाँ वन है तो यहाँ वन है, यहाँ डायगोनली वन है। अगर मैं इसको कुछ भी करके इसको जीरो नहीं बना सकता। किसी भी रो को किसी भी रो से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आपको जीरो बनाना है, नहीं कर सकते। एक ही कॉन्सेप्ट है जीरो करने का, कब, जब इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करो। बात समझे? यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और A इंटू R1 B इंटू R2 C इंटू R3 करो और एन से जीरो लाओ। क्या पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, जल्दी बोलो। ए ये R1 है, इसको R1 बोलो, सिमिलरली ये R2 है, सिमिलरली ये R3 है। R1 R2 R3 में A का गुणा B का गुणा C का गुणा करो और जीरो बताओ। अब ये बताओ A B C के जगह क्या रखूं कि आंसर जीरो मिलेगा, क्या चांसेस है? चांसेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो ही है। जब तक आप जीरो इंटू R1 का गुणा, जीरो गुणा R2 का गुणा, जीरो गुणा R3 नहीं करोगे, आंसर जीरो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब जब ABC जीरो होता है तो ये आपस में R1 R2 R3 कैसे होते हैं, LI होते हैं। इसका मतलब ये नॉन जीरो भी है, जीरो नहीं है। देख लो कहीं ना कहीं एक नंबर है तो जीरो रो नहीं है, नॉन जीरो रो है। कितनी है, 3 है, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। मैंने पिछले में यही कहा था, नॉन जीरो रो की संख्या, नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो है, इंडिपेंडेंट है, इनकी संख्या काउंट कर लो, वही उसकी रैंक होती है बेटा। या फिर दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में हम यही बोल सकते हैं, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया बेटा, इसका जो ऑर्डर था वही उसकी रैंक बता दो, बस बात खत्म कहानी। सबको समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी तक कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। क्या रैंक निकालना का शॉर्टकट समझ गया? डिटरमिनेंट से निकालो, चेक करो, देख लो, बता दो, ये सब मत देखो, अभी डिटरमिनेंट से ही बता दिए इसकी रैंक, हाँ भाई 3 होगी। अच्छा, अब हो सकते हैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे भैया जिनका डिटरमिनेंट जीरो आता हो, है ना, कुछ ऐसे भी तो एग्जांपल होंगे जिनका डिटरमिनेंट जीरो आए। यानी कि सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये था, आइए सेकंड पॉइंट पर वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट,
इफ डिटरमिनेंट से 0 हो जाए देन इतना तो श्योर हो गया मैं कि इसका रैंक जो है n तो नहीं होगा, n से कम होगा। अभी तक देखो क्या था, दोनों में डिफरेंस पढ़ो क्या था। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो रैंक n है, 0 हो गया तो n तो नहीं होगी, n से कम होगी। बात समझे? बिल्कुल ये स्क्वायर के लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट तो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करते हैं ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वर्क करेगा। अच्छा इसका एग्जांपल दिया जाए, ये लो, ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 -1 0 0। इसका डिटरमिनेंट कौन बता सकता है? डिटरमिनेंट कोई बता सकता है क्या आएगा? कैलकुलेट करके देखो डिटरमिनेंट बताओ कितना आ रहा है। भैया बताया था ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कंटिन्यू 0 है तो इसका डिटरमिनेंट 0 आता है। पता है कि नहीं पता है? तो ए का डिटरमिनेंट तो कंफर्म हो गया 0 है। सबको पता चल गया, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एनी वन रो और कॉलम आर ऑल एलिमेंट्स हैज 0 देन डिटरमिनेंट्स विल बी 0। सबको पता चल गया। इसका मतलब क्या सीखे? डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब तो ये है कि भैया तीन इसकी जो रो है, रो 3 है ना, ये तीन रो आपस में डिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, कोई ना कोई एक डिपेंडेंट है, कोई ना कोई एक रो पक्का है डिपेंडेंट होगा। और वो दिख रहा है कि लास्ट वाला रो इसका डिपेंडेंट है। कैसे? इसमें देखो अच्छे से, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं तो ये तो 1, इसको तो 0 कभी बना नहीं सकते, इसको 0 नहीं बना सकते, इसको 0 कर सकते, इसको इसको ऐड करके अगर मैं ऑपरेट कर दूं क्या R3 + R1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? वेरी गुड। रैंक इसकी कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं कैसे होगा। तो पहला प्रोसेस ये है कि आप डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल लो। डिटरमिनेंट निकाला, क्या मिला? 0 मिल गया। तब आपके पास क्या चारा है? या तो रो को चेक करो, या तो आप क्या चेक करो? सब डिटरमिनेंट्स। ये तो कंफर्म हो गया यहां से कि इसकी रैंक जो है 3 तो नहीं होगी, 3 से कम होगी। 3 से कम होगी ये भी है, और 1 से बड़ा होगा ये भी पता चल गया। क्योंकि कभी भी रैंक तो 0 होती नहीं है, एक तो होती है, तो एक तो है। अब डाउट ये है कि क्या सिर्फ एक है कि 2 है? दोनों हो सकता है। तो इसके बाद क्या करते हैं अपन? सब डिटरमिनेंट चेक करते हैं। सब डिटरमिनेंट। अब सब डिटरमिनेंट क्या होता है? 3/3 का था, आपको क्या निकालना है? 2/2 के। पहले 2/2 पे वर्क करना है। क्या कोई भी 2/2 का, हाँ तो कोई भी 2/2 का खोजना है, एक ऐसा खोजो कि जिसका डिटरमिनेंट 0 ना है। अरे भैया यही ले लो ना। सब डिटरमिनेंट्स तो बहुत सारे निकलेंगे, 1 0 0 1। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैं ये दोनों को ले लिया, तो ले ले बेटा, 0 1 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। जब 0 आ रहा है लेकिन एक ठोक भी ऐसा मिल गया जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो इसकी रैंक, इसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। इसकी रैंक कितनी हो गई? 2। मतलब ये तो पता चल गया कि जो है इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 2 ही होगी। 2 से, यानी कोई भी दो रो जो है आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी सारे तीनों आपस में डिपेंडेंट हैं। इनकेस अगर सारे 2/2 के भी 0 होते तो फिर 1/1 पे काम करते हैं। बात आई समझ में? इनकेस ऐसा होता कि अगर 2/2 का भी 0 मिल रहा है तो हम क्या करते? फिर 1/1 पे काम करते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखो, मेरा कहानी का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत होती है ऐसे में। ये कोई मैट्रिक्स दे दिया मैंने, अच्छे से समझना, बिल्कुल आराम से समझोगे। देख के ही दिख रहा है भैया 2 रो 0 है, मतलब ये जो है क्या है? डिपेंडेंट हो गया ना। ये रो आपस में डिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, रैंक 3 नहीं होगी। रैंक 3 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आया। फिर क्या करना है? ऑल 2x2, ऑल 2x2 का 2x2 के कितने बनेंगे? एक ऊपर का 2, देखो 0 0 0 0 ये बनेगा, ये 0 आ गया। ठीक है, ये लिया 0 0 0 5, ये लिया, इसका भी 0 आएगा। कोई भी दो लोग है, सब 0 0 0 ही मिल रहा है। कोई भी दो, ऐसे जितने भी 2/2 का उठा लो, आंसर सबका डिटरमिनेंट 0 मिल रहा है। तो ये कंफर्म हो गया इसका रैंक 2 भी नहीं है।
दो भी नहीं है, दो से कम हो गया। और दो से कम हो गया तो एक बाई एक का खोजना है, और एक बाई एक का पूरी लाइन में मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं तो नंबर होगा, अदरवाइज से तो नल मैट्रिक्स हो जाता। तो भैया एक नंबर तो बैठा है ना, एक जगह नंबर बैठा है, मतलब रैंक तो एक हो गई, ए तो जीरो नहीं है, तो इसकी रैंक जो है कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर ये भी जीरो होता तो ये नल मैट्रिक्स हो जाता, नल मैट्रिक्स का तो हल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोलते इसका जो है रैंक जीरो होगा। समझ में आया सबको? अभी जितना बताया जा रहा है, आपको ये बताओ कि क्या इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दे तो कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे वर्क करना है, किस तरह से काम करना है, कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो सामने वाले ने अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 3 बाई 3, 2 बाई 2, 1 बाई 1 दिया है तो वो तो आप इजिली चेक कर सकते हो, या तो इसके बाद ज्यादा बड़ा देगा तो भैया आपको डिटरमिनेंट, पिछले क्लास में हमने सिखाया कि डिटरमिनेंट 4 बाई 4 है, 5 बाई 5 है, तो उसको रो ऑपरेशन लगा के यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्क कर करके देखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से ही बता सकते हो और कोई रास्ता नहीं है, या तो आप रो मैट्रिक्स से जा सकते हो। ठीक है, एक ऐसे हुआ, एक एक इसलिए रैंक हुआ एक, इसका 1 बाई 1 का तो जीरो है ही नहीं ना, देखो 2 बाई 2 के भी जीरो है, 3 बाई 3 का भी जीरो है, तो 1 बाई 1 का खोज लो ना, 1 बाई 1 का मतलब कहीं ना कहीं तो नंबर होगा, कहीं ना कहीं तो नंबर होगा ही होगा, तो इसलिए उसकी रैंक एक होगी, यानी कि यही एक रो ऐसा है जो, ध्यान से सुना मेरी बात को, लैंग्वेज सुनो क्या बोल रहा हूँ, यही एक ऐसा रो है जो नॉन जीरो है और अपने आप में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो रैंक एक ही रो ऐसा है जो नॉन जीरो है, इसलिए इसकी रैंक एक हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है? आ गया समझ में? कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा होगा जो नंबर होगा, ये आपस में एक नॉन जीरो रो है, ये सारे रो का है जीरो वाले रो, जीरो नहीं नॉन जीरो रो खोजना पड़ता है बेटा, जीरो तो हमारी ये नॉन जीरो है। तो देखो इतना सब तामझाम नहीं किया जाता है, जो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था, नॉन जीरो रो खोजना है, तो नॉन जीरो रो कितना है बेटा, एक ही है, बस रैंक एक हो गई, खत्म कहानी। बस 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 बस, अगर ऐसा है तो सीधा यही कर सकते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, अपने को जरूरत नहीं है सब डिटरमिनेंट से चेक करने से, ऐसे ही बता सकते हैं उसकी डेफिनेशन से कि भैया नॉन जीरो रो तो एक ही है ना, बस वही उसकी रैंक हो गई। लेकिन अब जब सब में हो, लाइक इसमें नॉन जीरो रो तो तीनों जगह है, तो ये चेक करो कि क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट हो गई तो तीन हो गई। जैसे इसमें भी देखो नॉन जीरो रो एक दो तीन, तीनों में नॉन जीरो रो है, तो तीनों में नॉन जीरो रो है, तो फिर ये चेक चेक करना पड़ेगा कि भैया आपस में ये कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो इंडिपेंडेंट होगा वही उसकी रैंक होगी। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सिर्फ नॉन जीरो रो ही नहीं, दो चीज खोजना है, नॉन जीरो प्लस इंडिपेंडेंट, देन रैंक, नॉन जीरो प्लस इंडिपेंडेंट दोनों होना चाहिए, तभी वो रैंक बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। कहानी आई समझ में? हाँ, रो या कॉलम कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रो या कॉलम कोई भी बोल सकते हो। मतलब रैंक क्या चीज है, तो रैंक सिर्फ दो चीज का कलेक्शन है, एक तो पहला नॉन जीरो रो, ऐसा बोल दो, नॉन जीरो रो प्लस इंडिपेंडेंट प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल आई होने चाहिए, एक तो नॉन जीरो रो होने चाहिए और प्लस एल आई होना चाहिए, दोनों होगा तो वो रैंक बनाएगा, दोनों में से एक नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, दोनों होना चाहिए। ये है इंडिपेंडेंट वाला, देखो 1 2 3, अगर मैं आपसे बोलूं इसको जीरो कैसे कर सकते हो, इसी को आपस में गुणा भाग करके देखो क्या जीरो होगा, कभी जीरो होगा लगता है? इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, R1 R2 R3 में कोई भी अप्लाई करके देख लो, या C1 C2 C3 में कुछ भी अप्लाई करके देख लो, जीरो नहीं कर सकते इसको। जब जीरो नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, एक ही केस है, जब जीरो का मल्टीप्लाई जीरो का मल्टीप्लाई जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो होगा। तो ये जो है इसकी रैंक, डायगोनल में जितने भी दिख रहे हैं समझो सब सारे आपस में कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। बात आई समझ में कि नहीं?
सबसे सिंपल फंडा तो यही है, आप डिटर्मिनेंट से निकालो, चेक करो कि भैया क्या है। 0 आया तो उसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी, जो भी होगा। नॉन जीरो आया तो वो समझो क्या है, उसकी रैंक जितना ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए इसकी रैंक कितनी होगी। चलिए बताइए इसकी रैंक, फाइंड रैंक। इतना कुछ सिखा दिया, अगर आप रैंक नहीं बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए और रैंक बताइए मुझे, क्या होगी इसकी रैंक। तीनों जीरो मतलब कि ए बी सी की वैल्यू की जीरो के अलावा कोई चार है ही नहीं है। ए बी सी जब सब जीरो होते हैं तो रैंक तीन होती है। तीनों के तीनों जितने वेरिएबल के सामने कोफिशिएंट होते हैं सब जीरो मिल गया, तो मतलब एक ही रास्ता हुआ। इसका मतलब वो जो है आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट के लिए एटलीस्ट एक ठोक भी अगर जो नॉन जीरो मिल गया तब फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा, इसका मतलब। जैसे अभी तो बताया था ना, x बराबर 2y, इसको x माइनस 2y लिख दिया बराबर जीरो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, नॉन जीरो है, इसका मतलब ये आपस में कौन से हैं, डिपेंडेंट हो गया। जब ऐसा लिखा 0x बराबर 0y, हाँ तो ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक्स वाई कुछ भी ले लो, ध्यान से देखो, 0x प्लस 0y बराबर जीरो है। अब एक्स वाई को आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही आएगा आंसर। ये क्या है आपस में, इंडिपेंडेंट, ये क्या है आपस में, डिपेंडेंट। बस, तो ये ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, दोनों की वैल्यू जीरो आई तो इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पर दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है, ए नॉट इक्वल जीरो, बी नॉट इक्वल जीरो, तो ये बाजू वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट बोलते हैं। कितना आया इसका रैंक, 3। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इसका डिटरमिनेंट से चेक कर लेना है। तो बस डिटरमिनेंट चेक कर लो कितना आएगा। -1 को लिखोगे, ये और ये हाइट किया, 6 चौका 24, माइनस 88 64, -2 लिखते हैं, हाइड किया, 6 दूनी 12, माइनस 8 तिया 24, +3 लिखा, 8 दूनी 16, -4 तिया 12। कोई बता सकता है मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? हम्म, कोई बता सकता है, एनीवन? दिस मैट्रिक्स इज विच मैट्रिक्स? हम्म, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ है बेटा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसका अपोजिट होना चाहिए, डायगोनल जीरो होना चाहिए, कितनी बार बताया हूँ। डायगोनल में जीरो होना चाहिए तब वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। डायगोनल में जीरो कहाँ है? तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छे से देखो, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, बता पाए कुछ? 3/3 का था, रैंक 3 आ गई। 3/3 का था, रैंक 3 आ गई। बात आई समझ में कि नहीं? एक कोई मैट्रिक्स है, 0 -1 2 -1 जी, -1 2, और यहां पर दे दिया जाए 4।
ठीक है, कुछ भी लिख दे रहा हूँ। इसका रैंक बताओ कितना होगा। रैंक रैंक कितना होगा, आप डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करिए। कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो है और ठीक है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ होगा। किधर मिस्टेक हो गई? 20 के प्लेस में 40। ओके ठीक है। ठीक है, अभी -40 + 36। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो रैंक 3 ही होगी। ठीक है, चले इसका बताइए जल्दी से, इसका रैंक, इसका मैट्रिक्स का। इसका भी 3 है। बताओ भाई इसका रैंक क्या होगा। इसका तो 3 आएगा, आप लोग बता रहे हो। तो डिटरमिनेंट्स निकाल के आप बता सकते हो किसी का रैंक कितना है। डिटरमिनेंट्स निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे बता सकते हो? डायरेक्ट नहीं बता सकते। नॉन जीरो है तो उसका रैंक कुछ भी हो सकता है। दो आ रहा है इसका। ओके, आइए देखते हैं कैसे। तो पहला इसका डिटरमिनेंट्स निकालोगे। जैसे ही इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा। 1 लिखा, क्या मिलेगा? 5 दिया 15। इसको ऐसे माइनस भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हो, माइनस करके 0 बना सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 से 15 माइनस 4 16, -2 लिखा। 8 किए, 5 - 4 +3 लिखे। 4 - 3, 4 - 3। 15 में से 16 गया -1, -2 1 +3 × 1। तो -1 -2 +3 क्या मिला बच्चों? 0 मिल गया। डिटर्मिनेंट का 0 आना बताता है रैंक 3 तो नहीं है। 3/3 का था तो 3 तो नहीं है, 3 से कम होगी, 3 से कम हो गई। तो कोई भी एनी 2x2 मैट्रिक्स, एनी 2x2, कोई भी 2x2, आंख बंद करके कोई भी दो उठा लो। आपको लगता है कि यार मैं यही उठा लिया, 1 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 3 - 2। 3 में से 2 गया 1, 0 आया क्या? नहीं आया, बस खत्म। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नॉन जीरो मिल गया तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 2। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट करना है। आ गया सभी को समझ में कैसे वर्क करना है, कैसे समझना है इसको? बताओ।
देखते हैं कौन बताता है इसका रैंक। ए कोई मैट्रिक्स है, 1 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 बताइए, फाइंड कीजिए रैंक। चलिए, ए कोई मैट्रिक्स है, ऑल एंट्रीज 1 है, बताइए इसकी रैंक कितनी होगी। 2 बाई 2 का कोई भी उठाना है, नॉन जीरो मिल गया, रैंक बता देना। 2 बाई 2 का जीरो नहीं हुआ इसलिए 2 रैंक हो गई। जैसे अगर 3 बाई 3 का जीरो नहीं होता तो 3 होती रैंक। 2 बाई 2 का जीरो नहीं है तो इसलिए रैंक 2। इसकी रैंक बताइए। तो क्या समझ में? अब इसको सर, कई बच्चे बोलेंगे सर डिटरमिनेंट तो हमको सॉल्व करने नहीं आता 4 बाई 4 का। अरे भैया प्रॉपर्टी तो सिखाया हूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सेम एंट्रीज हो गई उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो अगर 4 बाई 4 का ही होगा डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। तो डिटरमिनेंट 0 आना मतलब इसकी रैंक 4 से छोटी हो गई। कोई भी 3 बाई 3 का उठाओगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 ही मिलने वाला है, कोई भी 3 उठाओगे। तो ये भी तो सारे एंट्री सेम है, इसका भी रैंक कितना होने वाला है? 0 ही आने वाला है। इसका मतलब रैंक 3 भी नहीं होगी। ये 4 से छोटा हो गया, ये 3 से छोटा हो गया। बात आ रही समझ में? फिर कोई भी 2 बाई 2 का, 2 का एनी 2 बाई 2 का उठाओगे तो 1 1 1 1 मिलेगा। ये भी सारी एंट्री सेम है तो इसका भी डिटरमिनेंट 0 ही आने वाला। तो 2 बाई 2 का 0 मिल जाएगा, इसका इसका मतलब रैंक जो है, इसकी भी रैंक अब 2 से भी छोटी हो गई। 2 से भी छोटी हो गई तो इसका मतलब 1 बाई 1 का, 1 बाई 1 का कोई भी एक ठोक उठा लो 1, जो कि 0 नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 1। एटलीस्ट 1 तो होती ही है। बात आई समझ में? क्या करना है, पहले 4 बाई 4 को उठाया, सारे एंट्रीज सेम है, कोई भी 2 रो कोई भी 2 कॉलम सेम होता है, डिटरमिनेंट 0 आता है तो रैंक 4 नहीं होगी, 4 से कम हो गई। कोई भी 3 बाई 3 का उठाओगे तो भी 1 1 1 ही मिलेगा, सेम है, 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाता है, उसका भी डिटरमिनेंट 0 होता है। इसका मतलब रैंक 3 बाई 3 से भी नहीं होगा, 3 से छोटा हो गया। 2 बाई 2 का कोई भी 2 बाई 2 का उठाते हो आपको 0 ही मिलेगा, तो रैंक आपको 2 से कम हो गई। कोई भी 1 बाई 1 का उठाओगे तो नंबर तो है ना कहीं जगह, वो तो 0 नहीं है, इसलिए इसकी रैंक 1 हो गई। हम्म, हो सकता है वो भी, बट वो सब लेंदी हो जाएगा। जितना इजी करो, जितना क्वेश्चन को इजी करोगे ज्यादा बेटर है। आप प्रॉपर्टी लगाओ कि भैया सारे एंट्रीज ऐसे हैं तो इसकी रैंक 1 होगी। सबको समझ में आ गया ये चीजें? नहीं आई? जल्दी बताओ, अभी इतना कॉन्सेप्ट आ गया क्या समझ में? यस या नो बताओ। तो अगर मैं बोलूं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, उसकी रैंक कितनी हो गई? जितने का ऑर्डर होगा उसका कम होगा। हाँ, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जब आएगा तब उसके लिए अदर टाइप का वर्क करेंगे, ठीक है? अभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप पहले प्रैक्टिस तो कर लो। विदाउट प्रैक्टिस कैसे आगे बढ़ जाएं, ऐसे कैसे जाने दें आपको? बेटा आए हो मैथ्स की क्लास में, ऐसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे नहीं कूदेंगे, ठीक है? इफ ए कोई मैट्रिक्स है और 1 0 0 1, ठीक है, 0 1 -1 0, 0 -1 1 0, -1 0 0 1,
बताइए रैंक क्या होगी। देन रैंक ऑफ ए, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए फिर मैं बता। एक तीन अलग अलग नंबर बता रहे हो आप लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा। R3 प्लस R2, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रैंक निकालने के लिए इसका रो ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि ना तो ब्लॉक मैट्रिक्स बना पा रहे हो, है ना, तो कुछ भी नहीं बना पा रहे हो। ऐसे केस में क्या करना है हमको, ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, डायगोनल बनाने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं R4 को जीरो करूं, कैसे जीरो करना है, तो R4 टेंस टू R4 प्लस R1 कर दो, तब ये ए मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा बच्चों। देखो ए बराबर क्या बनेगा, ये जो मैट्रिक्स है R4 प्लस R1 कर रहे हो तो 1 0 0 1 अपने जगह रहेगा, 1 प्लस 1 ये 0 बन जाएगा। ये तो जीरो, ये तो कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 माइनस 1 1 है, 0 है, 0 माइनस 1 1 0 है, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और ये भी 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा, तो 1 आ गया। अब इसको जीरो करना है तो ये लाइन को इससे जीरो करो। कभी भी एक डायगोनल को पकड़ा करो, उसको कोशिश करो कि उसको कोई आपको लेना देना नहीं है, डायगोनल का एक एलिमेंट पकड़ो, नीचे सब जीरो करो, तो ये मिल गया। दूसरा ये 1 है, इसके नीचे का ये जीरो करो। इसको जीरो करने का एक ही फंडा है क्या, कि भैया R3 को चेंज कर दो R3 प्लस R2, तब ये जो ए मैट्रिक्स है वो आपका 1 0 0 1 बनेगा, 0 1 माइनस 1 0 बनेगा, 0 ऐड करते हो तो 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 0 2 ही रहेगी। कितनी आई रैंक।
R4 + R1 ही तो किए हैं, R4 + R1 करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो फिर 3 आएगी। नॉन जीरो रो की संख्या तो कितनी मिली? एक नॉन जीरो रो है, दूसरा डायगोनल में ये नंबर है, तीसरा डायगोनल पे ये नंबर है। तो डायगोनल पे कितने दिख रहे? 3 है ना, तो 3 बनेंगे। ये तो 0 है, ये रो तो 0 है, इसको भूल जाओ। डायगोनल में कितने दिख रहा है? 1 2 3, इसकी रैंक 3 बननी चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट अगर डिटरमिनेंट्स, और कोई रास्ता तो है नहीं डिटरमिनेंट्स निकालने का। अगर आप एक्सपांसन भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सपांसन भी करोगे तो देखो एक्सपांसन कैसे किया जाता है। 1 को लिखा जाता है 3 बाई 3 का बनेगा मैट्रिक्स, इसको इसको हाइड करोगे तो ये 3 बनेंगे। कौन कौन से? 1 -1, नहीं मैं एक्सपांसन भी सिखा देता हूँ, 4 बाई 4 का होता है तो -1 1 0 और 0 0 1 ये होगा, ये एक्सपांसन की है, ठीक है। फिर ये 0 है, ये 0 है तो भूल जाओ। फिर अगला ये 0 है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये फिर माइनस में आएगा, 1 आएगा, और ये वाले को हाइड करोगे तो ये तीनों आ जाएंगे, 0 0 -1 1 -1 0 और -1 1 0, ये बनेगा। उसके बाद इस 1 का कोई लेना देना नहीं है, इसका एक्सपेंशन यहाँ से कर दो, क्योंकि ये कॉलम में 2 0 है तो यहाँ से मिलेगा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1 को लेको ये हाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव प्लस ये 3 3 होता है, 3 3 में 3 3 मीन्स 3 और 3 6 हो गया तो पॉजिटिव आएगा। तो इसको इसको हाइड करोगे तो ये बस बचेगा, तो यानी कि 1 -1 -1 1 आएगा ये, बाकी सब 0 हो जाएंगे। -1 इसमें अगर मैं देखूँ इसके रिस्पेक्ट में कर दो तो ये कौन सा है? 2 3 1, 3 1 मीन्स 4 हो गया, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 1 4 है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। -1 तो अपने जगह है, इसको सॉल्व करोगे तो -1 बाहर उतरेगा, और इसको हाइड किए, ये हाइड किए तो 1 -1 -1 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया 1, फिर ये -1, ऐसा तो 0 हो गया। माइनस माइनस से प्लस हो गया, इधर भी सॉल्व करेंगे तो 1, और ये जो है -1 ही हो गया, तो ये कितना आया? 0 आया। और जब डिटर्मिनेंट से 0 आता है तो इसकी रैंक जो है कितनी हो जाती है? लेस देन हो जाती है 4 से। तो कोई 3 बाई 3 का उठाना है, कोई भी 3 बाई 3 का उठाना है और चेक करना है कि वो 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 3 बाई 3 का उठा के देख लो कोई भी 3। सब जरूरी नहीं है 0 मिले, बहुत सारे ऐसे 3 बाई 3 के मिल जाएंगे जो 0 नहीं देगा, ठीक है, तो उसकी रैंक 3 होगी। बात आई समझ में कि नहीं आई? 3 बाई 3 के कोई भी 3 उठाना है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, या दो, ये 3 उठा सकते हो, ये 3 उठा सकते हो, ये 3 उठा सकते हो, कोई भी 3 उठा के देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बाई 3 का उठाओगे तो 0 मिलेगा ही। 3 बाई 3 का भी 0 हो रहा है। हम्म 3 बाई 3 का कोई भी उठा के देखो, क्या सब 0 ही मिलेंगे? कोई तो एक ऐसा होगा जो नॉन 0, तभी तो यहाँ से रैंक 3 मिल रही है। कुछ उठाने से काम नहीं चलेगा।
ये दो उठा लो, एक इधर से उठा लो ना, ऐसा लेट कर लो 3/3 के लिए। ये 3 इधर से ऐसे 1 0 0, और लास्ट का ये वाला उठा लो 0 -1 1 1 0 0। ये लो, ये वाला उठा लो। फर्स्ट, थर्ड, ये फोर्थ, इसको चेक करो। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? ये दोनों जीरो है, 1 को लिखोगे ये गायब किया, 0 -0 0 हो गया। सेकंड वाले स्टेप जीरो ही होगा, थर्ड वाले +1, ये हाइड किए, जीरो मिल रहा है, यहाँ से तो जीरो ही मिल रहा है। क्या सभी जीरो मिलेगा? कोई तो ऐसा होगा जो जीरो ना दे। दो है रैंक, तो फिर यहाँ क्यों गड़बड़ हो रहा है? R4 को R4 + R1 किए हैं, तो ये 1 और 1 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 1 और 1 2 हो गया। फिर इसको इससे ऐड किए तो ये जीरो हो गया, ये 1 और 1 जो है ऐड करोगे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, -1 1 ये पूरा जीरो हो गया, तो जीरो वाले को तो भूल जाओ। इसको जीरो करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आ रहा है, तो जीरो नहीं हो रहा, ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा। ये वाला कि ये इधर वाला? 1 को लिए चलो ठीक है, एक ठोक तो ये जीरो मिल रहा है। ऐसा हो सकता है ना, सब खोजना पड़ेगा ना, इसमें 4/4 में बहुत सारे बनेंगे ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सब जीरो आ रहा है। मान लो आपने 1 0 1 ये ऊपर का लाइन लिया, नीचे में इधर ले लो आप 0, और ये वाला आपने जीरो लिया हुआ है, मान लो ये वाला ले लिया लाइन से, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इधर से भी फर्स्ट थर्ड फोर्थ लेंगे तो 0 1 0, कौन सा आएगा? 0 1 0 वाला आएगा। और लास्ट से लेंगे -1 0 1, ये वाला ले लिया। अब सॉल्व करके देख लो कितना मिलेगा। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 को हाइड किए, ये तो 1 × 1 1 -0 आ गया, जीरो सेकंड वाला हो गया। लास्ट वाले में 1 लिखा, ये और ये लिखा, तो 0 माइनस है तो +1 हो जाएगा। 1 और ये 1 कहाँ जीरो आ रहा है? देखो 1 + 1 2 हो गया ना, एक ठुक तो मिल गया, जीरो नहीं है, कहाँ जीरो है देखो। नहीं नहीं ठीक है, हो गया, क्लासेस खत्म भी हो गई है। ये देखो मैंने कौन सा लिया हुआ है, ये वाली लाइन लिया है, यहाँ पर एक ठोक जो है जीरो नहीं है, एक ये वाले नंबर को देखो, 1 2 3, लाइन से 3 नंबर, इधर से लाइन से 1 2 3, कोई भी 3/3 को उठाना है ना, लाइन से ही लेने हैं, लेकिन तो लाइन से ही लेना है, तो मैंने किसको लिया? ये वाले को ले लिया लाइन से, ये वाला कॉलम का ये वाला बीच का छोड़ दिया है लाइन से, फिर ये वाला और ये वाला उठाया। ये देखो -1 0 1 1 0 1, ये इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, वही तो बोल रहा हूं, सबको चेक करना पड़ता है। इसका जीरो नहीं आया मतलब रैंक 3 हो गई, ये जो आया है वो दोनों केस से सही होगा। रैंक कितनी हो गई? 3, जो पहले भी आया था वही मेथड से ये भी मेथड आएगा, रैंक 3 ही आएगी।
रैंडम लेना है कोई भी, जरूरी नहीं हर बार लाइन से ही हो। ऊपर के जो, हाँ ये नहीं ले सकती कि हाँ एक यहाँ ऐसा नहीं ले सकते। जो भी रो कॉलम का ले रहे हो उसी का ही रो कॉलम का लेना है। तो 1 का ले रहे हो तो इसका भी लेना पड़ेगा, ये ले रहे हो तो ये भी ले रहे हो तो मैंने इन एलिमेंट को उठा के किया, देखो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है मतलब इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 ही होगी। ठीक है, चाहे किसी भी मेथड से बनाओ सेम ही आएगा। इसीलिए तो ये टाइम लगेगा, तो इसलिए ये क्यों सिखाया आपको, यहाँ टाइम लगेगा यहाँ टाइम नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट बता सकते हैं। और ये आया है तो सही ही आया है, ये गलत नहीं आया है। ठीक है, ये तो आपको टाइम टेकिंग कर देगा, ये टाइम ले लेगा। तो यहाँ पर जो है आपको, इसीलिए तो ये वाला मेथड से सॉल्व किया जाता है जिससे रैंक इजीली मिल जाता है। ठीक है, मैंने जो टिक किया वही वही एलिमेंट उठाया हूँ। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जस्ट सामने सामने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो जो टिक किया हूँ वही वही एलिमेंट को उठाया गया है, उन्हीं एलिमेंट को उठाए हैं तो ले लिए हैं, तो उसका काम बन जाएगा, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑर्डर ही रैंक बन जाती है। ठीक है, वही वही वही। अगर रो ऑपरेट करोगे तो कॉलम ऑपरेट नहीं करना है, कोई भी एक ही चीज करनी है, या तो रो या तो कॉलम, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करनी है। वो दोनों को एक साथ अप्लाई मत कर देना गलती से भी, रो भी और कॉलम भी एक साथ नहीं, या तो रो या तो कॉलम, कोई भी एक ही ऑपरेट करना है। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू एट गुड नाइट।